हेलो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। अब आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम पास में, आपका फर्स्ट एग्ज़ाम, आपका पीटी फर्स्ट, जिसके लिए सब लोग बहुत टेंशन में हैं कि हमें ये वाला चैप्टर आ रहा है, हमें फिज़िक्स में ये वाला चैप्टर आ रहा है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे करना है। तो आपको बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी है। आपकी बायोलॉजी मेंटर मैंने देखिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में से जो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपके पीटी फर्स्ट में आ रहा है, तो उस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, आपको उसको फ्रेम कैसे करना है, कैसे आंसर करना है, कहाँ डायग्राम्स बनाने हैं, कहाँ डायग्राम्स नहीं बनाने हैं, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हो सकता है आपसे पूछे जाएं। तो आज हम वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जिससे बायोलॉजी के केस में आपका डर हो जाएगा बहुत कम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, किसने सेल डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। सबको पता है रॉबर्ट हुक ने आपके 1665 में कॉर्क सेल्स में हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें उसने स्मॉल कंपार्टमेंट्स देखे और उन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को उसने टर्म दिया सेल। ठीक है, तो इसको आप फ्रेम कैसे करोगे? क्लियर, फ्रेम करने के लिए आप लिखोगे रॉबर्ट हुक discovered the cells in 1665 while examining a thin slice of cork through a self-designed microscope. He saw that cork reassembled the structures of a honeycomb consisting of many little compartments. These small boxes are called cells. तो इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब नेक्स्ट, why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? ठीक है, अब इसको आंसर करना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? It is called selectively permeable membrane because it allows the entry and exit of some substances, not all. वो बहुत सिलेक्शन से अपने अंदर एंट्री और एग्जिट परमिट करता है, वो सारी चीज़ों को अपने अंदर एंट्री नहीं देता। ठीक है, इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, can you name the two organelles we have studied that contain their own genetic material? ऐसे कौन से दो ऑर्गेनल हैं जो अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं? फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया and another one is chloroplast, that is plastid. तो आपको इसको आंसर में फ्रेम कर देना है, द टू ऑर्गेनल्स दैट वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको आंसर फ्रेमिंग करनी है। Why are lysosomes known as suicidal bags? लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों कहा गया है? लाइसोसोम्स बेटा इसलिए क्योंकि इनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहती हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम कोई भी डैमेज सेल्स रहता है तो उसको क्या करती हैं? डैमेज सेल्स को ईट कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? ईट कर लेती हैं। ठीक है, और उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं। क्लियर? तो इसलिए उसको हमने क्या बोला? सुसाइडल बैग। अगर उसका खुद का सेल जिसके अंदर वो रिसाइड कर रहा है, अगर वो भी डैमेज्ड है, वो भी वेयर और टेयर हो गया है, तो वो अपने सेल को भी ईट कर लेता है, इसलिए उसको सुसाइडल बैग कहा गया है। ठीक है, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। इसलिए लाइसोसोम्स को हमने क्या कहा है? सुसाइडल बैग्स कहा है। क्लियर? नेक्स्ट, what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? क्या होगा सेल की लाइफ का अगर वहां पर कोई गोल्जी apparatus ना हो? If there was no Golgi apparatus,
भाई गोल्जी एपरेटस क्या है हमारा? ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम है हमारी जो सेल के अंदर है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है सारी चीज़ें। तो अगर वही नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी, हिंडर हो जाएंगी, राइट, रुक जाएंगी। तो आप कैसे लिखोगे? गोल्जी एपरेटस हैज द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स. If there were no Golgi bodies, packaging and dispatching of materials synthesized by the cell will be stopped. क्या हो जाएगा? Stopped हो जाएगा, है ना? ये सारी चीज़ें, पैकेजिंग होना और उसके बाद मॉडिफिकेशन होना, ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी. क्लियर? इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट, which organelle is known as the powerhouse of the cell? It is one of the most important question. लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो जो ये एटीपी बनता है, ये कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. तो एनर्जी जनरेट हो रही है, इसलिए उसको हमने क्या बोला है? पावर हाउस. Mitochondria is known as powerhouse of the cell because it releases the energy required for different activities of the cell. Clear? उसके बाद next question. Where are proteins synthesized inside the cell? प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम को हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री. और ये राइबोसोम जो आपका होता है या तो ईआर के साथ अटैच्ड होता है या साइटोप्लाज्म में फ्री रहता है. तो ये दोनों ही आपके क्या कर रहे हैं? राइबोसोम बेसिकली क्या कर रहा है? इट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो राइबोसोम आएगा इसका आंसर, विच आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस. द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स दैट आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, जिसको हमने क्या बोल रखा है? प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा है. नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ये तो आपके जितने क्वेश्चंस आपने देखे ना बेटा, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. क्लियर? इसमें से जिसमें आपको 5 स्टार लगाना है, एक तो आप लगा लीजिए इसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? कौन से 2 ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? ठीक है. उसके बाद गोल्जी एपरेटस अगर नहीं होगा तो सेल का क्या होगा? कौन से ऑर्गेनेल को पावर हाउस बोलते हैं? क्लियर? और प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है? ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. मुझे पता है आप लोगों के कई स्कूल्स में आपका बस कहाँ तक आ रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आ रहा है. कई लोगों को सिर्फ न्यूक्लियस तक आ रहा है ना? सेल ऑर्गेनल्स नहीं आ रहे हैं. तो भाई अपने हिसाब से आप लोग इसमें से क्वेश्चंस सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आपके पोर्शन में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है. और अगर कुछ और भी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो. अब जो MCQs हैं आप लोग बड़े इजीली सॉल्व कर लोगे. क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन. DNA का अकेले नहीं बनता, प्रोटीन का अकेले नहीं बनता, DNA एंड प्रोटीन का नहीं बनता, RNA का नहीं बनता. आंसर इज DNA एंड प्रोटीन. नेक्स्ट, which of these options are not of the function of ribosome? कौन है इसमें से जो राइबोसोम का फंक्शन नहीं है? It helps in the manufacture of protein, ये तो होता है. It helps in the manufacture of enzymes. It helps in the manufacture of hormones, नहीं होता. और it helps in the manufacture of starch molecules. थर्ड एंड फोर्थ जो है ये राइबोसोम के फंक्शन नहीं है. क्लियर? उसके बाद which of these is not related to endoplasmic reticulum? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलेटेड नहीं है? It behaves as a transport channel, ये तो होता ही है, for protein between nucleus and cytoplasm. It transport material between various regions in the cytoplasm, ये भी होता है. It can be a site of energy generation, energy production तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो it is not at all related to ER. It can be a site of some biochemical activities of the cell. Some biochemical activities से भी वो related है. Clear? Next, which of the following are covered by single membrane? कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है? दैट इज वैक्यूल. जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट. फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंसेस. फॉल्स सेंटेंसेस क्या है? फॉल्स सेंटेंस है गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव DNA, hence they are able to make their own structural proteins. ठीक है. उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल एज ATP is generated in them.
साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, साइटोप्लाज्म आपका क्या है, द लिक्विड कंटेंट दैट इज फिल्ड आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म हम जो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड कंटेंट एज वेल एज द आउटसाइड द लिक्विड कंटेंट टुगेदर इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स since essential for building the cell membrane are manufactured by rough and smooth endoplasmic reticulum। ये तो हमें पता है, स्मूथ जो है लिपिड बनाता है और जो रफ ER होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो आंसर इज ए। क्लियर, इसका आंसर ए है। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर ऑल्सो नोन एज, जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोट्स का उसको और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का क्या फंक्शन नहीं है, वैक्यूल का क्या फंक्शन नहीं है, वैक्यूल का फंक्शन लोकोमोशन नहीं है। वेस्ट एक्सक्रीशन तो वो करता ही है, टर्जिडिटी रिजिडिटी भी देता है, स्टोरेज भी करता है, लेकिन लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता। तो आंसर इज डी। सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बैक्टीरिया, हाइड्रिला, मैंगो ट्री, कैक्टस। अब ये तीनों प्लांट्स हैं तो इसमें सेल्यूलोज होगा बेटा, बैक्टीरिया में नहीं होगा। तो आंसर इज ए। आपका आंसर आएगा ए, दैट इज बैक्टीरिया। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को स्टडी करने के लिए हमें जिस सोल्यूशन की जरूरत होती है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है हमारा, organelle other than nucleus containing DNA is mitochondria। आंसर है आपका सी, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन आंसर्स में भी डिस्कस किया बच्चों। किचन ऑफ द सेल, जहां पे सेल का खाना बनता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल है और हमारा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है। तो किचन ऑफ द प्लांट सेल हम किसे बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। तो आंसर इज सी, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। Cell arises from pre-existing cell was stated by Virchow। Rodolphe Virchow is the name, जिनने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया था। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। तो आंसर इज बी, दैट इज Virchow। नेक्स्ट, लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय। लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखा था पॉन्ड वाटर से सैंपल लेके, ल्यूवेन, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। द आंसर इज सी। आपका आंसर आएगा सी। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से। अगर आपको ये इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट या आपको कोई और भी टॉपिक मुझसे समझना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपके जो पीटी आने वाले हैं उसमें आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वो मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस कर लिए। होप कि आपके सारे डाउट्स हो गए होंगे क्लियर, आप लोग हो गए होंगे अब थोड़े से कॉन्फिडेंट। आप पढ़ोगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हम सबसे जुड़े रहें, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को सब्सक्राइब करें, हमें देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।